नमस्कार। आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसेल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब एक सीधी सी बात कहती है, पैसे को संभालना कोई मैथ्स का खेल नहीं है। ये तो पूरी तरह से हमारी सोच और हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर दिमाग में आता है कि इतने होशियार और पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर देते हैं। देखिए, हमें स्कूल कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि फाइनेंस मतलब मैथ्स, यानी एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ नियमों और फॉर्मूलों पर चलती है। पर असलियत कुछ और ही है। पैसा मैनेज करना सच कहें तो एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब कोई कितना जानता है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो बर्ताव कैसे करता है। तो फिर सवाल उठता है कि पैसे को लेकर हमारा ये बर्ताव या व्यवहार ये बनता कैसे है, और इसका जवाब छिपा है पैसे के साथ जुड़े हमारे अपने अनुभवों में। किताब का एक बहुत ही मजेदार आइडिया है, कोई भी पागल नहीं है। मतलब हर इंसान पैसे से जुड़ा जो भी फैसला लेता है वो उस पल में उसे बिल्कुल सही लगता है। क्यों? क्योंकि वो फैसला उसके अपने तजुर्बों पर आधारित होता है। जैसे सोच कर देखिए, एक इंसान जिसने बचपन में महंगाई को अपने माँ बाप की सारी बचत खाते हुए देखा है, उसका पैसे को लेकर नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने अपने बचपन में सिर्फ स्टॉक मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाते देखा है ना? हमारे अपने अनुभवों के अलावा दो और बहुत बड़ी ताकतें हैं जो हमेशा खेल में होती हैं, और ये हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। एक है भाग्य और दूसरा है जोखिम। भाग्य की बात करें तो बिल गेट्स की कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है। वो खुद कहते हैं कि अगर वो लेकसाइड नाम के स्कूल में नहीं पढ़े होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी बनती ही नहीं। इसको ऐसे समझिए, 1968 में पूरी दुनिया में करीब 30 करोड़ से ज्यादा हाई स्कूल जाने वाले बच्चे थे, और उनमें से सिर्फ कुछ 100 बच्चों के पास ही स्कूल में कंप्यूटर की सुविधा थी। बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। ये तो सचमुच 10 लाख में एक वाला मौका था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, जो है जोखिम। गेट्स और पॉल एलन का एक और दोस्त था, केंट इवांस। तीनों का सपना था कि वो मिलकर एक कंपनी चलाएंगे। पर बहुत दुख की बात है कि हाई स्कूल खत्म होने से ठीक पहले केंट की एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई। किसी हाई स्कूल के छात्र के साथ ऐसा हादसा होने की संभावना भी उतनी ही थी, लगभग 10 लाख में एक। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस अनदेखी ताकत ने गेट्स को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, ठीक वैसे ही एक ताकत ने उनके दोस्त की कहानी को एक दुखद मोड़ दे दिया। और जब हम भाग्य और जोखिम की इस ताकत को समझ लेते हैं, तब हम इस किताब की एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, और वो है अमीर होने और धनवान होने के बीच का फ़र्क। अमीर होना मतलब जिसके पास अच्छी खासी करंट इनकम हो। ये अमीरी दिखती है, महंगी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में, डिज़ाइनर कपड़ों में। ये वो पैसा है जो खर्च किया जा रहा है। और धनवान होना, ये वो है जो दिखता नहीं है। ये वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया बल्कि बचाया गया, इन्वेस्ट किया गया। ये वो महंगी कार है जो खरीदी नहीं गई। असली दौलत हमेशा छिपी होती है। किताब एक और बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना, इन दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग स्किल्स चाहिए। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना होता है, पॉजिटिव सोचना होता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए, उसके लिए ठीक इसका उल्टा चाहिए, थोड़ी विनम्रता और मन में ये डर कि जो बनाया है वो छिन भी सकता है। मतलब सब कुछ सर्वाइवल का खेल है। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। अगर हमारा मकसद सिर्फ अमीर दिखना नहीं है, तो फिर इस दौलत का असली मकसद क्या है? लेखक का कहना है कि पैसे की असली कीमत महंगी चीजें नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उससे कहीं ज्यादा कीमती है। तो पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है अपनी जिंदगी और अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल होना। जो मन चाहे, जब मन चाहे, जिसके साथ मन चाहे, करने की आज़ादी। इसका एक शानदार उदाहरण है डेरेक सिवर्स। उन्होंने सिर्फ $12,000 बचाकर अपनी नौकरी छोड़ दी और एक फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए। उनके लिए असली दौलत वही थी, अपने समय पर अपना कंट्रोल। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ लेना चाहिए? कोई स्टॉक टिप या सेविंग फॉर्मूला नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव। हमें बस कुछ बातें याद रखनी है। पैसा मैथ्स नहीं, साइकोलॉजी है। हमारे फैसले हमारी डिग्री से नहीं, हमारे अनुभवों से आते हैं। भाग्य और जोखिम के खेल का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सच्ची दौलत वो है जो दिखती नहीं,
और पैसे का असली मकसद है अपने वक्त पर कंट्रोल पाना। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं, ये पैसा हमें असल में क्या देता है? सिर्फ चीजें खरीदने की आज़ादी, या फिर अपना वक्त, अपनी जिंदगी, अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी? सोचने वाली बात है।